डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में भारत के भूगोल का क्रम जो चल रहा था उसका तीसरा क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। और इस तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जैसा कि आपको दृष्टिगत है कि जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार है उसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि साहब ये संपूर्ण जो भाग है भारत का, उसका ये सबसे बड़ा भाग है ना। कैसे कि आप पर्वत को देखें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और मैदान को आपने देखा कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उसकी तुलना में जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। एक बात क्लियर। अब उसके बाद दूसरी बात आपको एकदम सिस्टम के तहत सब बैठाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आता है इसमें, तो सिस्टम के तहत बातें कीजिएगा तो बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत दिनों तक याद रहेंगी। दूसरी बात कि ये त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है, त्रिभुजाकार देख लिए कि इस ढंग से ये है तो ये त्रिभुज ही है। लेकिन इस त्रिभुज का जो आधार है, आमतौर पे आधार नीचे होता है ना, लेकिन यानी दक्षिण की तरफ इसके मुताबिक, मैप के मुताबिक। लेकिन इसका आधार क्या है? उत्तर की ओर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आधार त्रिभुज का हमेशा चौड़ा होता है, तो इसका ऊपरी भाग चौड़ा है और इसका शीर्ष जो है, दूसरी बात है इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण की तरफ। ये दक्षिण भाग हो गया, ये भाग यहां से यहां तक आधार है। लेकिन देखिए आधार का एक विशेषता है कि यह जो आधार है यह एक सीध लाइन में नहीं है बल्कि अनियमित है, इर्रेगुलर है। अब इर्रेगुलर कैसे है? तो देखिए ये यहां तक फैला हुआ है। ये कौन सा है? तो ये आपका अरावली है। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। उसके बाद ये कौन है? तो विंध्याचल। ये सब पर्वत है। विंध्याचल के बाद आगे कौन हो गया? तो ये भारनेर है, ये कैमूर है और ये पारसनाथ है। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए कि ये विंध्याचल ही श्रेणी है ये, और विंध्याचल श्रेणी में जो टूटन आ गया है बीच बीच में, तो उसके वजह से ये नामकरण, माने जो संरचना बनी थी जिस समय प्राचीन काल में, तो ये एक पर्वत है। ये सब फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन क्या हुआ कि ये अवशिष्ट में कन्वर्ट कर गया, इसके बहुत सारे भाग टूट गए, इसकी ऊंचाइयां कम हो गई। तो अब उसके हिसाब से भारनेर का पर्वत, कैमूर का पर्वत जो बिहार में है वो है। पारसनाथ जो आगे आप जाते हैं, पारसनाथ स्टेशन जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसी ढंग से नीचे में जो है वो सतपुड़ा श्रेणी है ये, ठीक है। इसी का टूटा हुआ आगे भाग महादेव श्रेणी है ये, ठीक है। इसके बाद मैकाल श्रेणी है ये, और उसके बाद ये राजमहल है। तो ये राजमहल आपको झारखंड और बिहार में पड़ता है, तो यहाँ तक चला है। यहाँ पर छोटानागपुर का प्लेट्यूज है, और ये जो छोटानागपुर का प्लेट्यूज है
इसी का भाग है यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, गारो, खासी, खासी, जयंतिया। खासी यहाँ होगा और जयंतिया। अब देखिए ये बीच वाला जो भाग है इसको आपको समझना है कि ये बीच वाला जो यहाँ पर इस टाइप का भाग है, ये वाला, ये क्या है? तो ये आपका धंसा हुआ जलोढ़ मैदान है, और इसी से जो है वो गंगा नदी जो है आगे बहती है, और ये वाला और ये वाला भाग जो है वो सब एक मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये छोटानागपुर पठार का भाग है। पीछे से ये धक्का लगा तो इसके भाग जो हैं, छोटानागपुर पठार के भाग, वहां जाकर के उठ गए, और उसका नीचे जमीन में भाग नीचे धंसा हुआ है, और ऊपर से कांप मिट्टी का मैदान बन गया। काप माने जो जलोढ़ मृदा का एक रूप होता है, काप मृदा। जब वो जलोढ़ मृदा काफी जलोढ़ हो जाता है, माने उसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, पानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें पानी हमेशा उपलब्ध रहता है, तो वो काप मृदा हो जाती है। तो इसीलिए काप मृदा पश्चिम बंगाल में, ये बांग्लादेश में है। तो यहाँ जो है जूट का, ये चावल का 3 वर्ष में 3 फसलें होती हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। बात समझ में आई? तो इसलिए ये कहा गया कि ये जो भाग है आपका, ये अनियमित है। अनियमित हमें समझा दिया त्रिभुजाकार रूप। अब देखिए कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो लावा से हुआ, यानी, और ये एक्चुअली में गोंडवाना लैंड का जो है का भाग है, ये पूरा का पूरा। और गोंडवाना लैंड लावा निर्मित है, इसलिए पूरा का पूरा भाग जो है वो लावा निर्मित माना गया। ठीक है। अब देखिए साहब, इसमें जो आगे बातें पढ़नी है वो ये कि इसका पूरब से पश्चिम तक जो इसका लंबाई है, बल्कि पूरब से पश्चिम इसका चौड़ाई कहने, वो 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण जो इसका आकार है वो 1600 किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल हमने लिख ही दिया 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण आपका हो गया। और अगली बात जो आपको इसमें जाननी है वो ये कि इसकी ऊंचाई जो है, अगर हम देखें, क्या चीज? ऊंचाई। तो ऊंचाई के 2 रूप देखने पड़ेंगे, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। ठीक है ना? तो उत्तर की तरफ अगर ऊंचाई आप देखिएगा तो है 600 क्या मीटर, और दक्षिण की तरफ अगर ऊंचाई देखिएगा तो 900 मीटर। यानी उत्तर के तरफ ये कम ऊंचा है पठार, और दक्षिण की तरफ ये ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जानते हैं नदियां जो इस तरफ आकर के अरब बंगाल की खाड़ी मिल रही, वो नहीं मिलती, वो नीचे की तरफ कर जाती। तो नीचे की तरफ नदियां नहीं जाती हैं, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि इधर की भूमि उठी हुई, बल्कि इसका कारण ये है कि नीचे की भूमि भी उठी हुई है। अब इधर की भूमि जो उठी हुई है उसके पीछे कारण ये है कि भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि जो अरब सागर के तरफ की जो पट्टी है, यानी
जो प्लेट है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो अंदर में बहुत सारी प्लेटें हैं। तो अरब सागर की प्लेट का खिसकाव जो है वो इस तरफ में हुआ, पश्चिमी तट के तरफ, और पश्चिमी तट के तरफ जब हुआ तो इसके भूमि को उठा दिया और उससे पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो इस कारण से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचा हो, तो पानी का ढलाव किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। और ये पहले से ही पूर्व से ही उठा हुआ भाग है, तो नीचे नहीं पानी आकर करके किधर चला गया, बंगाल की खाड़ी में चला गया। समझे ना? तो ये एक समझना होगा आपका। अब देखिए इसी में जो नदियां हैं, अगर देख लीजिए तो नदियां में यहां पर आपका महानदी हो गया, ठीक है। उसके आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपको गोदावरी हो गया, ठीक है। उसके आगे बढ़िएगा तो यहां पर कृष्णा हो गया, ठीक है। यहां पर नीचे में क्या हो गया, कावेरी। तो महानदी हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। महानदी ये हो गया गोदावरी, ये हो गया कृष्णा, और ये हो गया कावेरी। ये भी एग्जामिनेशंस पे आता है कि नीचे से ऊपर से मिलाइए, ऊपर से नीचे तक। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो जब नदी में आएंगे ना तब इसका विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसको प्लेट्यूज के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए साहब, आगे जो चीज हमको बतानी है आपके लिए वो कि इसमें ये जो पर्वत है अरावली, तो इसके बारे में कि सबसे ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची शिखर जो है वो गुरु शिखर है। इसका ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ये अरावली पर, सॉरी, ये माउंट आबू पर है। माने अरावली का एक भाग जो है वो माउंट आबू कहलाता है। कहाँ है, तो राजस्थान में। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये दिल्ली तक चला गया है। राजस्थान में शुरू होता है ये और दिल्ली में जाकर के खत्म होता है। दिल्ली में जो आप राष्ट्रपति भवन ये सब देखते हैं तो इसका अंतिम छोर है, जिसको रायलसीमा हिल बोलते हैं, है ना। तो रायलसीमा हिल क्वेश्चन आता है कि अरावली की जो है वो सबसे अंतिम छोर है। उसके बाद विंध्याचल है, तो इसमें जो है वो कुल लंबाई 1200 मीटर है इसकी। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो धूपगढ़ है। क्या? धूपगढ़। ये धूपगढ़ है वो 1350 मीटर, 1350। इसी का आगे ये विस्तार है। फिर आ जाइए, ये सह्याद्री बोला जाता है। देखिए हिमाद्री और सह्याद्री में आपको, हिमाद्री हिमालय में है, उसका जो सब ट्रांस हिमालय के बाद का जो है विरहत हिमालय, तो विरहत हिमालय को हम हिमाद्री बोलते हैं। और सह्याद्री, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है उसको सह्याद्री बोलते हैं। तो ये जो पर्वत है इसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। क्या चीज? पश्चिमी घाट पर्वत। अब देखिए एक बात है कि हम इसको पश्चिमी पर्वत बोल देते, इसमें घाट शब्द क्यों लगाए? तो इसका जो ढलान है ना वो घाट नुमा है। आप नदियों में जाते होंगे, नदी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि सीढ़ी नुमा बना हुआ है नदी में उतरने के लिए, है ना। तो वहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं या धोबी जो है कपड़ा धोता है तो बोलते हैं कि घाट है ये, घाट है ये। तो उसी ढंग से पश्चिम का जो पर्वत है वो घाट नुमा बना हुआ है, यानी श्री नुमा बना हुआ है। इसी कारण से उसको पश्चिमी घाट। ये एकाश में है पूरा, सूरत से लेकर करके, जो हिस्टोरियन बताते हैं कि सूरत से लेकर करके
ये यहाँ तक कन्याकुमारी तक हेलो इसका विस्तार है। और ये 1500 किलोमीटर, कितना 500 किलोमीटर किलोमीटर जो है वो लंबा है। ये दुर्गम है, इसको सिर्फ 3 दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। ठीक है, ये एक दर्रा है जिसको थाल घाट बोलते हैं, यहाँ पर बना करते हैं। ग्रीन से करें, इसको बोलते हैं थाल घाट। उसके बाद थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, और उसके बाद पाल घाट। तो थाल घाट से जो है ना बम्बई से सड़क मार्ग और रेल मार्ग जाता है कलकत्ता थार घाट से, और भोर घाट से बम्बई से जाएगा मद्रास, और पाल घाट से जो है केरला से जो है जाएगा मद्रास। तो ये सब क्वेश्चंस है, मटेरियल्स में सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, ये जहां तक है तो ये आपको गोदावरी नदी से लेकर के या स्वर्ण रेखा नदी कह लीजिए, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये काफी टूटन भरा है। टूटन भरा होने की वजह यह है कि नदियां जो आई हैं वो इसको क्रॉस कर दी हैं, और उसके वजह से जगह जगह टूट गया है, और उसके कारण जो है वो डेल्टाओं का निर्माण हुआ है नदियों के जगह जगह। तो इसलिए पश्चिमी घाट के तुलना में पूर्वी घाट का जो पर्वत है वो काफी जो है वो टूटा फूटा हुआ है। पूर्वी घाट के पर्वत में, पश्चिमी घाट के पर्वत में सबसे जो ऊंचा जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है। इस घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। इसकी कुल ऊंचाई जो है 1695 मीटर। और पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है तिमाईगिरी। तो अनाईमुड़ी और तिमाईगिरी, ये याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है वो तिमाईगिरी का जो ऊंचाई है वो 1515 मीटर। कितना है? 1515 मीटर। इतनी बातें हो गई। अब देखिए मैदान की जहां तक बात है, इसका मैदान अधिक चौड़ा है। पूर्वी का मैदान बना हुआ है ये पूर्वी घाट, और बंगाल की खाड़ी के बीच में भी स्थलीय भाग है, और उस स्थलीय भाग को क्या बोलते हैं कि पूर्वी तट का मैदान, यानी पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इस मैदान अधिक चौड़ा है। अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान का, तो ये 200 मीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक। अगर इसकी बात करें तो ये कम चौड़ा है किसके तुलना में? नहीं, पूर्वी घाट के तुलना में तो कम चौड़ा है। तो इसकी चौड़ाई आप देख लीजिए कि ये 80 से लेकर करके 85 तक है, 80 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। इसका औसत जो है वो 64 किलोमीटर, एवरेज जो है आप लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटूस का इतना विवरण है और प्रायद्वीपीय भारत का, और विस्तार से जितनी बातें हैं वो सब मटेरियल्स में है। इसको पढ़िएगा, जो टेस्ट होगा इस पर से प्रश्न आएंगे। तब तक और आगे के लिए हमको इजाज़त दीजिए। हम आगे जो मिलेंगे आपसे तो भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसी में